हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करेंगे। जितनी भी मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स है जहां से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है वो सब गवर्नमेंट स्कीम हम इसमें कवर करेंगे। अब देखो, जब भी आपको गवर्नमेंट स्कीम कवर करनी होती है तो आपको तीन चार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ध्यान में रखने हैं। ए, कौन सी मिनिस्ट्री है। अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम का नाम से ही पता चल जाता है, कुछ कुछ स्कीम ऐसी है जिसके नाम से ही पता चल जाता है कि कौन उसका बेनिफिशियरी होगा। अगर नाम से नहीं पता तो हमें बेनिफिशियरी के बारे में भी पता करना है। ईयर याद रखने की कोशिश मत करना क्योंकि फिर वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है और अननेसेसरी ब्रेन पे वो मतलब बर्डन है। तो सिर्फ दो चीजों पे हम फोकस करेंगे। ए, मिनिस्ट्री कौन सी है। बी, मतलब बेसिकली उसका टारगेट बेनिफिशियरी कौन है। तीसरा एक और कंपोनेंट है जो कि लॉजिकल भी है कि वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। सेंट्रल सेक्टर का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 100% फंडिंग प्रोवाइड करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है कुछ अमाउंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और बाकी की अमाउंट है वो स्टेट्स हैं वो खुद से अरेंज करते हैं। यूजुअली ये रेशियो 60-40 रहता है, ठीक है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले जो स्टेट्स हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट और हिली एरिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये रेशियो 90-10 रहता है, ठीक है। तो हमें तीन चीज़ों पे ध्यान देना है। मिनिस्ट्री, सेंट्रल सेक्टर है, स्पॉन्सर्ड है और उसके टारगेट बेनिफिशियरी, और उसमें अगर कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन होगा तो वो भी हम उसमें कवर कर लेंगे। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की अगर मैं स्कीम्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है जहां से क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। पहला है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। रफली 46% हमारी पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। बट एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि हम एग्रीकल्चर में इंपोर्ट भी बहुत सारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी था ईपी, कब का, 2018 का। इस पॉलिसी के हिसाब से हमारा टारगेट था 2018 से 2022 तक हमारे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उसको डबल करना, 2x करना। उस टाइम पे कितना था, $30 बिलियन। तो टारगेट कितना हो जाएगा, $60 बिलियन। बट अभी हम हैं 2026 में और हमारा एक्सपोर्ट है रफली $50 बिलियन। मतलब हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। इस $50 बिलियन के एक्सपोर्ट के साथ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ए, हम कुछ क्रॉप्स को उतना प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो इसलिए हमें उनको इंपोर्ट करवाना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं पल्सेस की और ऑयल सीड्स की। पल्सेस की अगर मैं बात करूं तो हम उतना प्रोड्यूस नहीं करते। प्रोड्यूस क्यों नहीं करते, क्योंकि एमएसपी की वजह से फार्मर्स हैं दे प्रेफर टू कल्टीवेट राइस एंड वीट। क्योंकि एमएसपी मिलता है, एक अश्योर्ड प्राइस मिलता है, तो फार्मर राइस और वीट उगाना प्रेफर करते हैं। पल्स प्रोडक्शन है वो कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, डिमांड ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। गवर्नमेंट ने इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। नाम से ही पता चल रहा है हमें पल्सेस का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। जब भी हमें किसी चीज का प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा हमें उसका एरिया इंक्रीज करना होगा। एरिया के लिए हमें फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करना है कि भाई आप पल्सेस उगाओ। फार्मर्स क्यों नहीं उगा रहे, क्योंकि प्राइस का एश्योरेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, ठीक है आप ये पल्सेस उगाओ, हम इनको एमएसपी पे खरीदेंगे, आप जितना उगाओगे उतना खरीद लेंगे। ये पूरा स्कीम है। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में तीन टाइप की पल्सेस हैं, तीन वैरायटी ऑफ पल्सेस हैं, उस पर फोकस है। ये रिसेंटली जो सीडीएस का पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तीन वैरायटी कौन कौन सी हैं, TUM याद रख लेना, तूर, उड़द और मसूर। तूर है वो बेसिकली पीजन जो दाल है वो है, उड़द है वो ब्लैक है और मसूर है वो रेड है। ये वाला क्वेश्चन है, ये रिसेंटली HCS का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इसमें से मसूर है वो कौन सा है। आई थिंक HCS या किसी स्टेट पीसीएस में ही पूछा गया था। दूसरा, यहाँ पे ये एक स्पॉन्सर्ड स्कीम है। प्लीज रिमेंबर दिस। स्पॉन्सर्ड वाले का मतलब क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और बाकी है वो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। इसमें सरकार क्या एश्योर कर रही है कि हम 100% प्रोक्योरमेंट करेंगे। किस चीज का प्रोक्योरमेंट करेंगे, इनका प्रोक्योरमेंट करेंगे। किस प्राइस पे, एमएसपी पे, ठीक है। तो ये इसके बेसिक चीजें हैं। अब इसमें एक सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म और है, साथी पोर्टल। साथी का बस इतना ध्यान में रख लेना, सीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और सीड ट्रेसिंग के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। फुल फॉर्म बता देता हूं बट याद नहीं रखना है। फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली कि हम बात कर रहे हैं सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री, ठीक है। इसके अलावा इस स्कीम में प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए भी बेनिफिट है, इंसेंटिव दिए गए हैं। क्यों दिए गए हैं,
सोच के देखो, अगर हम प्रोसेसिंग के लिए इंसेंटिव देंगे तो प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप होंगी, उससे रेगुलर डिमांड जनरेट होगी, रेगुलर डिमांड जनरेट होगी तो फार्मर को एश्योर्ड प्राइस मिलेगा, फार्मर को एश्योर्ड प्राइस मिलेगा तो फार्मर उसको कल्टीवेट करेंगे, और कल्टीवेट करेंगे तो सीधी सी बात है हमारा प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। अगेन ये बजट में अनाउंस की गई थी। बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी 100 मोस्ट एग्रीकल्चरली बैकवर्ड स्कीम है उन स्कीम्स को हम उन डिस्ट्रिक्ट को हम थोड़ा सा रिवाइव करें, एग्रीकल्चरली जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। इसका इंस्पिरेशन है एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था नीति आयोग का, जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पे फोकस करने का एक स्कीम था। स्कीम का नाम क्या था? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसी के सेंस में हम एग्रीकल्चर के लिए जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे फोकस करने की बात कर रहे हैं। कितना डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं? 100 डिस्ट्रिक्ट की। और इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की गई है वो उत्तर प्रदेश से सेलेक्ट की गई है। ठीक है, कितने टाइम के लिए हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे? 6 इयर्स के लिए। मतलब बेसिकली मिनिस्ट्री कौन सा होगा? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। किस टाइप का स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इंप्लीमेंट करने के लिए जो सपोर्ट पार्टनर है वो कौन है? नीति आयोग। क्यों? क्योंकि एडीबी जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वहीं से हमने इंस्पिरेशन लिया है। ठीक है, अब हम किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे इन डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो 3 बेसिक क्राइटेरिया क्या क्या है? एक तो वहां पे प्रोडक्टिविटी कम है, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, दूसरा क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है, और तीसरा क्रेडिट कम है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी वो समझा देता हूं। मेरे पास मान लेते हैं 10 हेक्टेयर जमीन है, उस 10 हेक्टेयर में मैं एक साल में कितनी फसल उगाता हूं? अगर मान लेते हैं उस 10 हेक्टेयर में मान लेते हैं एक और फसल उगाता हूं, 2 बार फसल उगा चुका, तो 10 + 10 20 हेक्टेयर है। 20 हेक्टेयर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लैंड 10 हेक्टेयर, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 2। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी कंट्री में इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड नहीं है, तो हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है दैट इज रफली 1.4 रफली। ठीक है, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पूरी साल में 2 फसल भी नहीं उगाते हैं। एक ऐसी कंट्री जो एग्रेरियन इकोनॉमी पे बेस्ड है, मतलब जिसमें एग्रीकल्चर है वो एक रफली हाफ पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी हाफ है, 1.5 है, मतलब ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। इन ए वेरी सिंपल सेंस एक टर्म आपने सुना होगा डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि सरकार है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है लोगों को सर्विसेज देने के लिए। यही इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डिजिटल फॉर्मेट में बनाया तो उसको नाम क्या दे देंगे? डीपीआई। अगर ये हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए करेंगे तो इसी को नाम दे देंगे डीपीआई इन एग्रीकल्चर। इसी को नाम दिया गया है एग्री स्टैक। स्टैक का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशिएटिव्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पार्ट में 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसमें हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम एग्रीकल्चर और डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इंटरमिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है फार्मर्स रजिस्ट्री, एक काइंड ऑफ फार्मर का यूनिक आइडेंटिटी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा आधार है, लेकिन ये वाला फार्मर्स के कंटेक्स्ट में होगा। दूसरा, हम जियो रेफरेंस्ड विलेज बना रहे हैं। जियो रेफरेंस्ड विलेज का मतलब क्या है? विलेज की डिजिटल बाउंड्रीज हम ट्रैक कर रहे हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे क्या कल्टीवेशन हो रहा है। ठीक है, उसी के थ्रू हम क्रॉप रजिस्ट्री है उसका भी एक डेटाबेस बना रहे हैं। तो अगर मैं एक सिंपल सेंस में बताऊं कि फार्मर को कहाँ पे बेनिफिट देना है, कहाँ पे बेनिफिट नहीं देना है, तो इसमें हम काइंड ऑफ फार्मर का एक आधार कार्ड टाइप का आइडेंटिटी बना देंगे। फार्मर अगर इस एरिया में है तो फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। इस वाले में हम एग्रीकल्चर में क्या क्या उगा रहे हैं उसका एक डेटाबेस बना रहे हैं। दिस इज डीपीआई इन एग्रीकल्चर। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम टेक्नोलॉजी की मदद से फार्मर को डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे, दैट इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ओके, इसके बाद एक स्कीम है एग्रीकल्चर की ही, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। देखो एक सिंप्लीफाइड सेंस में बताऊं तो फार्मर्स को क्रेडिट चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि मेरे को ये पैसा अभी चाहिए क्योंकि फसल के लिए मेरे को बीज लेना है, मेरे को फर्टिलाइजर लेना है। इस चीज को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिट। इसके लिए एक स्कीम है केसीसी। केसीसी क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशंस पे ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी। अब यहाँ पे सरकार क्या बोल रही है कि अगर आपने उधार लिया और आपने अगर वो लोन है वो टाइम पे पे कर दिया तो हम आपको इंटरेस्ट में डिस्काउंट देंगे। थोड़ा सिंपल करके बताता हूं, मान लेते हैं इंटरेस्ट है 5%। सरकार बोल रही है अगर आप टाइम पे रीपे कर दोगे तो आपको 3% ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी 2% हम अपनी जेब से देंगे। गवर्नमेंट क्यों कर रही है ऐसा? गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ऐसा ताकि क्रेडिट बिहेवियर है वो इंप्रूव हो। अब क्रेडिट बिहेवियर का मतलब क्या होता है? यूजुअली फार्मर्स जब लोन लेते हैं तो उनका रीपे करने का इंटेंशन नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट के बैंक से हमने लोन लिया है तो इट इज नॉट नेसेसरी टू रीपे, और ऊपर से उसका पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है। पॉलिटिसाइजेशन कैसे होता है? क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते कई बार पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अनाउंस करती हैं कि हम आपका लोन वेवर कर देंगे। लोन वेवर का मतलब लोन माफी। तो इसीलिए वोटर्स हैं, मतलब फार्मर्स हैं, वो प्रीफर करते हैं कि ठीक है, क्या पता माफी हो जाए। अब सरकार इस बिहेवियर को चेंज करना चाहती है और इसीलिए सरकार बोल रही है अगर आप टाइमली रीपे करोगे तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन यानी कि डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरा, इसमें इस टाइप के क्रेडिट के लिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए, और शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए इनिशिएटिव का नाम क्या है? केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड। तो जो टाइमली रीपे करेंगे ना, उनको इंसेंटिव मिलेगा। एग्जैक्ट परसेंटेज आपको ध्यान में नहीं रखना है, बट इन ए वेरी सिंपल सेंस 3% का आपको इंसेंटिव मिलेगा, तो रिमेनिंग जो इंटरेस्ट रेट हो जाएगा वो आपका 4% हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाम से ही पता चल रहा है दिस इज फॉर इरिगेशन। तो दो इसके मेजर कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी का बेसिक मतलब क्या है? कि देयर शुड बी वाटर अवेलेबिलिटी फॉर एवरी एग्रीकल्चरल फील्ड। अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पानी अवेलेबल तो हो गया है बट हम वाटर को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रैंडम एग्जाम्पल आपको देता हूं, मतलब फैक्चुअली करेक्ट है। हर केजी राइस के लिए हम 3 से 5,000 लीटर्स वाटर यूज करते हैं फॉर जस्ट 1 केजी राइस। इससे सीधी सी बात है कि मतलब ये तो प्रूव हो रहा है कि हम पानी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। इसीलिए सरकार क्या बोल रही है कि हमारा 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो वाटर अवेलेबिलिटी होना चाहिए, दूसरा हम ये चाहते हैं कि जो अगर हम एक बूंद भी एक्स्ट्रा खर्च करें ना, तो उसका प्रोडक्टिविटी पे असर होना चाहिए। जो सेकेंड कंपोनेंट है दैट इज पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, एक तो हर खेत को पानी और एक पर ड्रॉप मोर क्रॉप। किस टाइप का स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नाम से ही पता चल रहा है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। इस पे यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है कि प्रीमियम कितना देना पड़ेगा। पहले थोड़ा सिंपल समझाता हूँ। आप किसी भी जगह पे इंश्योरेंस खरीदते हैं, 2 मेजर चीजें हैं। एक तो इंश्योरेंस क्यों खरीदते हैं? ताकि अगर कुछ भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो तो हमें कंपनसेशन मिल जाए। ये तो इंश्योरेंस का पर्पस हो गया। इसके लिए हम इंश्योरेंस कंपनी को कुछ अमाउंट देते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम। फार्मर्स को भी प्रीमियम पे करना पड़ता है, बट 100% प्रीमियम फार्मर नहीं पे करते। फार्मर सिर्फ एक परसेंटेज अमाउंट पे करते हैं। बाकी का अमाउंट कौन पे करता है? बाकी का अमाउंट है दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट। अब फार्मर कितना पे करते हैं ये डिपेंड करता है फसल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, जो रबी क्रॉप्स है उनके लिए 1.5% प्रीमियम है, जो खरीफ क्रॉप्स है उनके लिए 2% प्रीमियम है, और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, कमर्शियल क्रॉप्स है, उसके लिए 5% प्रीमियम है। बाकी का जो अमाउंट है वो कौन देगा? वो गवर्नमेंट देगी। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल स्टेट। कितना परसेंट? 50-50, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के केस में 90-10। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका बताता हूं। देखो, रबी में सबसे कम वर्ड्स हैं तो उसका प्रीमियम भी सबसे कम हो जाएगा। खरीफ में उससे ज्यादा वर्ड्स हैं तो उसका प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा वर्ड्स है, मतलब अल्फाबेट है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीमियम हो जाएगा। ये बात हुई फसल बीमा योजना की। नेक्स्ट जो स्कीम है दैट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, और इसको हम बोलते हैं एनबीएस। थोड़ा सिंपल करके बात करते हैं। हमारे देश में फर्टिलाइजर के लिए बहुत सारी सब्सिडी मिलती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि इस सब्सिडी की वजह से फर्टिलाइजर सस्ता हो गया। सस्ता होने की वजह से फार्मर्स उसको ओवर यूज करते हैं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एनबीएस लाया गया। एनबीएस का मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, कि सरकार है न्यूट्रिएंट के बेसिस पे सब्सिडी अनाउंस करेगी। थोड़ा सिंप्लीफाइड सेंस में बात करते हैं। पहली बात तो ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ये एनबीएस वाला जो स्कीम है ये यूरिया पे लागू नहीं है। यूरिया इज आउटसाइड एनबीएस। तो एक स्कीम है एनबीएस जो यूरिया पे लागू नहीं है, बाकी फर्टिलाइजर्स पे ये लागू है। अब एक एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। लेट्स से डीएपी है। मैं एक सिंपल एग्जांपल यूज कर रहा हूं, टेक्निकली वो सही नहीं होगा बट सिर्फ आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं इसका प्राइस है 100 रुपए। सरकार बोलेगी हम सिर्फ 10 रुपए का सब्सिडी देंगे, तो कंपनी को जितने का भी प्रोड्यूस करना है उसको सिर्फ 10 रुपए का सब्सिडी मिलेगा। बाकी अमाउंट कौन पे करेगा? फार्मर पे करेगा। तो -10 कर दिया मैंने। यहाँ पे अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा? 90 का। अब मान लेते हैं ये अमाउंट हो गया है 200 रुपए, तो सरकार ने 10 रुपए का पे किया, तो फार्मर को कितना पे करना पड़ेगा? 190। ये तो है एनबीएस का, कि न्यूट्रिएंट के बेसिस पे सरकार फिक्स अमाउंट सब्सिडी अनाउंस करती है, बाकी का पैसा कौन पे करेगा? फार्मर पे करेगा।
बट यूरिया के केस में ऐसा नहीं होता है। यूरिया के केस में होता है स्टेट्यूटरी नोटिफाइड प्राइस। स्टेट्यूटरी नोटिफाइड प्राइस। अब ये स्टेट्यूटरी नोटिफाइड प्राइस का मतलब क्या है? इसका मतलब है गवर्नमेंट है वो फिक्स करेगी कि किस भाव में यूरिया को बेचा जाना है। दोनों के अंदर अंतर समझेंगे। यहाँ पे सरकार सिर्फ अपना सब्सिडी अनाउंस कर रही है, फाइनल प्राइस नहीं अनाउंस कर रही है। यूरिया के केस में सरकार बोलेगी 190 का आपको बेचना है, जितना भी गैप होगा वो कौन पे करेगा? सरकार पे करेगी। ये डिफरेंस है यूरिया और एनबीएस में। इसीलिए आप नोटिस करोगे, जब भी आप बजट देखोगे तो आप नोटिस करोगे सबसे ज्यादा, अगर मैं फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करूं तो उसमें मेजर जो चंक होता है दैट इज ऑफ यूरिया। और इसीलिए आप देखोगे जो एनपीके रेशियो होता है, एनपीके क्या है? फॉस्फोरस पोटेशियम रेशियो है। ये एनपीके रेशियो हाईली स्क्यूड है एन के फेवर में। एन क्या है? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कौन सा है? यूरिया। रफली 46% है, उसमें नाइट्रोजन होता है यूरिया में। एंड नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे एक और ट्रैप अगर एग्जामिनर सेट कर सकता है कि बोल सकता है कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का स्कीम है। प्लीज रिमेंबर इट इज अ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। हाँ, यूरिया है, उसका प्राइस क्या है? स्टेट्यूटरी नोटिफाइड प्राइस है, मतलब सरकार है वो फाइनल प्राइस फिक्स करेगी। यूरिया इज द ओनली फर्टिलाइजर जिसका प्राइस है वो सरकार फिक्स करती है, बाकी केस में सिर्फ सब्सिडी अनाउंस करती है। इसके अलावा सरकार है वो फोर्टिफिकेशन बोनस भी दे रही है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर आपने फर्टिलाइजर में कुछ एडिशनल माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो ऐड किए हैं तो सरकार उसके लिए आपको एडिशनल बोनस देती है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडटेक स्कीम। नाम से ही पता चल रहा है, सिर्फ मिनिस्ट्री ध्यान में रख लेना। अगर एग्जामिनर ट्रैप सेट करना चाहेगा तो इसको हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में लेके आएगा। बट रिमेंबर कि हम फार्मा सेक्टर है दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है। जो ओवरऑल रेगुलेशन का काम है दैट इज अंडर सीडीएससीओ। सीडीएससीओ क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स, सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा जो एफएसएसएआई है वो भी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में है। बट अगर मैं बात करूं ये स्कीम की तो मैन्युफैक्चरिंग वाला जो पार्ट है, फार्मा का जो पार्ट है दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि रिसर्च और इनोवेशन, यानी कि हम एडवांस जो मेडिसिन है उसके लिए हम इंसेंटिव दे रहे हैं। एडवांस का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल रेयर डिजीज। रेयर डिजीज का मतलब क्या है? इसका अकरेंस है वो रेयर है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उन सब के लिए एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए दो तीन चीजें ध्यान में रख लेना। एक तो जेद्दा कमिटमेंट है और एक रेड लाइन कैंपेन है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट स्कीम है दैट इज रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखेंगे, एक उड़ान स्कीम है। उड़ान का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। मतलब हम सिविल एविएशन सेक्टर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, उसका अफोर्डेबल बनाना चाह रहे हैं। उसी के अंडर में एक कंपोनेंट है आरसीएस। आरसीएस क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। बेसिकली हम जो एरियाज हैं, जो अनसर्व्ड एरियाज हैं, अनसर्व्ड का मतलब वहाँ पे ज़्यादा एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे हम एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेट्स से एयरपोर्ट बना रहे हैं, हेलीपैड बना रहे हैं, वो सारे इनिशिएटिव इसके अंडर में आएंगे। मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी इसकी? मिनिस्ट्री है सिविल एविएशन की। देखो रोड, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो हमारे यहाँ पे 4 मिनिस्ट्रीज हैं। रोड सेक्टर के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, MORTH, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। रेलवे के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है ना। फॉर एग्जांपल इसका एक स्कीम भी है डीएफसी। डीएफसी क्या है? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिविल एविएशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, जो उड़ान वाला स्कीम अभी हमने बात किया, है ना। रेलवे के लिए एक और स्कीम है किसान रेल करके एक स्कीम है एग्रीकल्चरल आइटम्स के लिए। उड़ान स्कीम के अंडर में ही एक कृषि उड़ान करके भी है। कृषि उड़ान, कृषि का मतलब क्या है? एग्रीकल्चरल आइटम के एक्सपोर्ट के लिए, मतलब एग्रीकल्चरल आइटम के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्कीम है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है, पोर्ट्स एंड शिपिंग। ये किसके लिए है? ये वाटर ट्रांसपोर्ट। तो जो नेशनल वाटरवेज है वो इसी के थ्रू हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहीं पे एक और स्कीम है जलवाहक स्कीम। जलवाहक बेसिकली मतलब हम वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक है, ओके। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इस स्कीम में 3-4 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हम एआई के थ्रू इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एआई क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एविएशन सेक्टर के लिए रेगुलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। कोल मिनिस्ट्री के अंडर में एक पॉलिसी है, सिर्फ ये पॉलिसी का नाम ध्यान रख लेना, शक्ति पॉलिसी। शक्ति पॉलिसी का पर्पस क्या है? कोल अलोकेशन करना है। अब इसका जो फुल फॉर्म है, अगेन फुल फॉर्म याद रखने के लिए जरूरी नहीं है, फुल फॉर्म मैं बता देता हूं बट याद मत रखना। स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंसी इन इंडिया। इन ए वेरी सिंपल सेंस कोल ब्लॉक अलोकेशन के लिए ये एक स्कीम है। नाम याद रख लेना, सिर्फ शक्ति है, दैट इज फॉर कोल अलोकेशन। ठीक है, इसको किसी और सेक्टर से पावर या किसी और से कंफ्यूज कर सकते हैं, बस नाम ध्यान रख लेना।
ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब इसके अंडर में दो और स्कीम है जो पुरानी स्कीम है। पुरानी स्कीम है, एक है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप का मतलब नई कंपनी की हम बात कर रहे हैं, और एक है मेक इन इंडिया स्कीम। मेक इन इंडिया का मतलब क्या था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये स्कीम थी। स्टार्टअप इंडिया का मतलब क्या था, अपना खुद का बिजनेस है वो सेटअप करना है। स्टार्टअप इंडिया का जो स्टार्टअप का डेफिनेशन है वो ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन ये था कि 10 साल पुरानी कंपनी नहीं होनी चाहिए और उसका टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए था। क्या डेफिनेशन है, 10 और 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ को डबल कर दिया है, 2x कर दिया है, 200 करोड़ का डेफिनेशन। इसमें एक और कैटेगरी ऐड कर दिया है, डीप टेक स्टार्टअप। डीप टेक का मतलब क्या है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप कंपनीज है। इसके लिए टर्नओवर लिमिट है वो कर दिया है 300 करोड़। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और स्कीम है, सिमिलर स्कीम है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, दैट इज स्टैंड अप स्कीम। स्टैंड अप स्कीम, स्टैंड अप स्कीम भी स्टार्टअप जैसा ही है बट फॉर वल्नरेबल सेक्टर, फॉर एग्जांपल SC ST वुमेन, इन सब के लिए है स्टैंड अप स्कीम। और इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये भी ध्यान में रखेंगे, फाइनेंस। ठीक है, ओके। अब वापस आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के कंटेक्स्ट में। तो देखो, बिकॉज ऑफ US सिचुएशन हमें रियलाइज हुआ कि हम कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है US पे एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि US एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हुआ करता था। तो अब सरकार ने उसी चीज को दूर करने के लिए हमें बेसिकली एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है वो अनाउंस किया। कहने का मतलब सरकार बोल रही है ठीक है, US में अब टैरिफ लगा दिए तो हमारे प्रोडक्ट महंगे होंगे तो कम बिकेंगे, तो चलो एक काम करते हैं, बाकी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। इसी के लिए आपने नोटिस किया होगा एक के बाद एक हम नए नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने टेपा की बात की जो ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में कवर कर चुके हैं। हमने EU के साथ ट्रेड एग्रीमेंट की बात की, हमने न्यूजीलैंड के साथ बात की, हमने ओमान के साथ बात की, हमने UK के साथ बात की। ठीक है, ये सारे ट्रेड एग्रीमेंट है, ये रिसेंटली लास्ट के 6 to 1 ईयर में हुए हैं। ठीक है, टेपा है वो रिसेंटली 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हुआ है, UK वाला अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। पॉइंट बीइंग इज हम नया जो मार्केट है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो सरकार क्या बोल रही है, चलो हम आपको दो तरीके से हेल्प करेंगे। एज ए एक्सपोर्टर हम आपको हेल्प करेंगे, अगर आप एक्सपोर्टर हो तो हम एक तो आपको सस्ते तौर पे लोन देंगे, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हो गई। दूसरा, हम आपको कागजी कार्रवाई में हेल्प करेंगे, हम आपको बेसिकली वहाँ दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कैसे करना है इस सब के लिए हेल्प देंगे, यानी कि नॉन फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो दो तरीके से इस इनिशिएटिव के अंडर में हेल्प करेगी सरकार। कितना अलोकेशन है, लगभग 25,000 करोड़ का सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, और एक इंप्लीमेंट कौन करेगा, DGFT। DGFT क्या है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये किसके अंडर में है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसमें दो कंपोनेंट है, कौन कौन से कंपोनेंट है, एक तो है निर्यात प्रोत्साहन स्कीम, इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट की बात है, अगेन वो इंटरेस्ट सबवेंशन। सबवेंशन का मतलब क्या था, डिस्काउंट। ठीक है, और दूसरा निर्यात दिशा। दिशा का मतलब क्या है, इसमें हम नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे। नॉन फाइनेंशियल का मतलब क्या है कि आपको किसी तरीके से हम आपका काम आसान करवाएंगे। ठीक है, इसमें सरकार है वो एयर फेयर है स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए वो भी रीइंबर्स कर रही है। इसका मतलब क्या है, आप छोटे एक्सपोर्टर हो, आपने दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया है, इसके लिए आपने एयर फेयर यानी कि जो हवाई जहाज के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो दिया है। सरकार बोल रही है चलो हम आपकी हेल्प करेंगे। क्यों ऐसा कर रही है, टू बूस्ट आवर एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, तो एक चीज ध्यान रख लेना, FTP है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कब का, 2023 का। कितना टारगेट है, $2 ट्रिलियन डॉलर्स का टारगेट है। उस $2 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन है दैट इज फॉर गुड्स, $1 ट्रिलियन है दैट इज फॉर सर्विसेज। तो दो पॉलिसीज की अभी तक हमने बात की है। नंबर 1 पॉलिसी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जिसका टारगेट ओरिजिनली था कि $30 बिलियन से $60 बिलियन करना 2022 तक। दूसरा, हमने FTP की बात की जिसका टारगेट है 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना। एक रिसेंटली और टारगेट न्यूज में था, और भी बहुत सारे हैं बट दो में से टारगेट और बता देता हूं। एक है US के साथ हमारा टारगेट है $500 बिलियन का ट्रेड, कब तक, 2030 तक। रशिया के साथ हमारा टारगेट है $100 बिलियन का, कब तक, 2030 तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप। ये वाला हम इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी कवर कर चुके हैं कि स्टार्टअप जो कंपनीज हैं उनको लोन प्रोवाइड करने के लिए, किस टाइप का लोन, कोलेट्रल फ्री। कोलेट्रल फ्री का मतलब आपको कुछ गिरवी नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि छोटी कंपनीज हैं उनके पास उतना रिसोर्स नहीं है कि वो गिरवी रख सके। तो यहाँ पे सरकार है वो पिक्चर में आती है और वो बोलती है कि ठीक है, हम इसकी गारंटी देते हैं कि हम मेक श्योर करेंगे कि ये आपको टाइमली पे करें, और ये अगर नहीं पे करेंगे तो गवर्नमेंट विल पे। गवर्नमेंट की ये जो एजेंसीज हैं, क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, दे विल पे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में एक PM श्री स्कूल है। PM श्री का फुल फॉर्म समझ लेना,
प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें कंट्रोवर्सी भी हुई थी। केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स हैं वो कंप्लेन कर रहे थे कि हमारे फंड है वो रोक के रखे हैं बिकॉज ऑफ एनईपी, और एनईपी में जो हिंदी वाला कंपोनेंट है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया इसलिए। प्लीज रिमेंबर, एनईपी में ऐसा नहीं है कि हर स्टेट हिंदी पढ़ाएगा। एनईपी का कॉन्सेप्ट समझो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, कि जो साउथ वाले स्टेट्स हैं वो नॉर्थ वाली लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे, नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं वो साउथ वाली लैंग्वेज अडॉप्ट करेंगे। लॉजिक ये था कि इससे कंट्री में इंटीग्रेशन होगा, कंट्री में एक दूसरे का कल्चरल एक्सचेंज होगा। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस पे एलिगेशन क्या है कि ये स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बन गया है और इसका पॉलिटिसाइजेशन हो गया है। स्टूडेंट के ऊपर बर्डन कैसे कि बेसिक आपके पास फैकल्टीज है नहीं बेसिक सब्जेक्ट के लिए, और आप स्टूडेंट को बर्डन कर रहे हो एक और नया लैंग्वेज सीखने के लिए। एक तो ये आर्ग्यूमेंट है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में इसको इंप्लीमेंट किया, फिर उसके अगेंस्ट बैकलैश हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोविजन क्या है, एग्जामिनर कहाँ पे फंसा सकता है, दैट इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू बेसिकली टीच हिंदी, वो ध्यान में रख लेना बस। अच्छा, एक और चीज है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला से रिलेटेड जो एजुकेशन पॉलिसी थी, ओरिजिनली जो रिकमेंडेशन था वो कोठारी कमीशन का था, वो ध्यान रख लेना। ओके, ठीक है, इसमें राइजिंग इंडिया वाला हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्कीम। अब यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की हम बात कर रहे हैं। मेजरली हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं, हम अपना इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, तो इसलिए सरकार है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव दे रही है। इसी कंटेक्स्ट में एक और स्कीम ध्यान में रख लेना, पीएलआई स्कीम। पीएलआई क्या था? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इन ए वेरी सिंपल सेंस गवर्नमेंट है वो इंसेंटिवाइज कर रही है कि अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन करोगे तो हम आपको सपोर्ट देंगे। क्यों कर रही है? सो दैट हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। ठीक है, ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। ओके, यहाँ पे जो इंसेंटिव मिलेंगे वो किस चीज से एसोसिएटेड है? टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब अगर आपका टर्नओवर ज्यादा होगा तो आपको ओवरऑल सेल्स के हिसाब से इंसेंटिव मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। क्यों न्यूज में था? 10 साल पूरे किए हैं। ये डिजिटल इंडिया से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव वो इसी के अंडर में है, वो भी MEIT का ही पार्ट हो जाएगा। MEIT क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब नेक्स्ट है नेशनल सेमीकंडक्टर मिशन। अगेन ये भी MEIT के अंडर में है। एक जो हमारा जो आधार आईडी होता है वो बनाने वाली एजेंसी भी इसी के अंडर में है। एजेंसी का नाम क्या है, मतलब उस बॉडी का नाम क्या है? UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनिशियली ये प्लानिंग कमीशन के अंडर में था, एक एग्जीक्यूटिव ऑफिस था, बट आई थिंक 2016 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया और अब ये किसके अंडर में है? MEITY, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सेमीकंडक्टर मिशन वाला जो इनिशिएटिव है वो भी इसके अंडर में है और 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रूव किए गए। इनिशियल अलोकेशन था दैट वाज 76,000 करोड़। हाँ, अब सरकार है वो सेटिंग अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग इनिशिएटिव दे रही है। एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, कुछ उसमें ऐसा हाईफाई नहीं है जो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़े। हाँ, एक चीज और है इसमें, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव। एक तो हमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देखा PLI, दूसरा है DLI। DLI क्या है? डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, कि आप यहाँ पे आके डिजाइन करोगे सेमीकंडक्टर्स तो बेसिकली हम आपको इंसेंटिव दे रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो इनिशिएटिव होंगे इसके अंडर में है। फर्स्ट है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अब यहाँ पे एक सिंपल सेंस में देखेंगे तो 8 मिशन है ऐसे, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसमें से एक यहाँ पे ये है। अब 8 कोर से एक और चीज ध्यान रख लेना, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं तो उससे उसी तरीके से ध्यान रख लो। 8 में से एक इनिशिएटिव ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली हमें ग्रीन कवर बढ़ाना है ताकि हम कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन है उसको कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकें। अब यहीं पे हमारा NDC टारगेट है, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। NDC क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस एग्रीमेंट के बाद में हमने टारगेट अनाउंस किए हैं। यहाँ पे एक और चीज ध्यान रख लेना, कैंपा फंड। कैंपा फंड क्या होता है? एफोरेस्टेशन फंड होता है। एफोरेस्टेशन फंड का मतलब क्या है कि लेट्स से कोई इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए हमने पेड़ काटे हैं तो इन पेड़ को कहीं और जगह पे उगाया जाएगा, इसके लिए वो प्राइवेट प्लेयर पैसे देगा। इस पैसे को कैंपा फंड में डाला जाएगा और बाद में उस फंड को यूज किया जाएगा फॉर एफोरेस्टेशन। तो सिर्फ नाम ध्यान रख लेना, कैंपा फंड है वो किस चीज के लिए है? दैट इज कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। देखो, एक सिंपल सेंस में बात करूं तो पहले ये इसकी मिनिस्ट्री है ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ही पार्ट हुआ करती थी, बट बाद में इसको बाइफर्केशन कर दिया है। तो अब अगर डेयरी सेक्टर से रिलेटेड जो इनिशिएटिव है, अगर आपको नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ पे एक सेपरेट मिनिस्ट्री है तो एग्जामिनर आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नाम से फंसा सकता है, बट आपको पता होना चाहिए। अब इसमें बेसिक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मतलब फिशरीज सेक्टर से रिलेटेड। अब फिशरीज की मैं बात करूं तो यहाँ से एक ब्लू रिवोल्यूशन है, फिशरीज सेक्टर के लिए ब्लू रिवोल्यूशन है, और हीरालाल चौधरी है दैट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन।
ठीक है। उसी तरीके से व्हाइट रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो ऑपरेशन फ्लड है दैट इज रिलेटेड टू व्हाइट रिवॉल्यूशन, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन है दैट इज रिलेटेड टू दिस ऑपरेशन फ्लड। ग्रीन रिवॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, ही प्लेड ए की रोल रिगार्डिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन इन आवर कंट्री। ग्लोबली अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करूं तो नॉर्मन बोरलो है, ही प्लेड ए की रोल। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। अब ये है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड, तो एनिमल हस्बेंड्री वाली जो इनिशिएटिव है वो सीधी सी बात है कहाँ पे आएंगे, एनिमल हस्बेंड्री वाली इनिशिएटिव है वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर में। अगर आपको नहीं पता होगा तो जो एग्जामिनर है वो आपको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे के फंसा सकता है, और आपको अगर उस टाइम पे ध्यान नहीं आया तो आप मतलब लॉजिकली सोचोगे कि हाँ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तो सेम ही है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस में हम ऑलरेडी एक स्कीम है स्टैंड अप इंडिया वो कवर कर चुके हैं। क्रेडिट गारंटी फॉर एक्सपोर्टर्स है, ये भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही एक स्कीम है, ये ध्यान में रख लेना। और इसके लिए एक जन समर्थ पोर्टल है वो अनाउंस किया गया है, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको अपना एक्सपोर्ट मार्केट है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए। अब अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रैप सेट करूंगा कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके अंडर में। ये ध्यान रख लेना, ये एक अलग इनिशिएटिव क्रेडिट गारंटी सपोर्ट के लिए है, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। ठीक है। अगेन क्रेडिट है वो विदाउट कोलेट्रल मिलता है, और इसमें क्रेडिट गारंटी के नाम पे कोई फीस है वो चार्ज नहीं किया जाता। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना, नाम से ही पता चल रहा है, बस मिनिस्ट्री ध्यान में रख लेना, पूरा डिटेल में माइक्रो डिटेल में मत जाना, इट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, खास करके एट दिस स्टेज कि आप हर स्कीम का 400 कंडीशंस है वो याद रखो, सिर्फ ध्यान में रख लेना फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। और इट एनकरेज द वॉलंटरी सेविंग फॉर रिटायरमेंट। क्यों है ऐसा, देखो हमारी कंट्री में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट उतने हैं नहीं, मतलब फॉर्मल सेक्टर की जॉब्स बहुत कम है तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कम है, इसीलिए सरकार क्या बोल रही है कि आप अपना पैसा खुद सेव करो ताकि जब आप रिटायर हो तो आपको कुछ एक स्पेसिफिक पेंशन मिले। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगेन बैंक अकाउंट से रिलेटेड ये स्कीम है, और इसी स्कीम से रिलेटेड जो जैम ट्रिनिटी होती है, जैम क्या है, जनधन आधार मोबाइल। ठीक है। इसमें एक टर्म है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल का मतलब क्या है, कोई मिनिमम बैलेंस का झंझट नहीं है, आप बिल्कुल जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें एक और टर्म है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हो। देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट लिमिट होता है, वैसे ही इन अकाउंट्स में सरकार क्या बोल रही है कि आप 10,000 रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। मतलब क्या है, मतलब यह है कि मैंने अकाउंट खुलवाया, अब कॉमन मैन है वो यूजुअली बैंक के थ्रू खास करके रूरल एरिया में ट्रांजैक्शन नहीं करना प्रेफर करता है क्योंकि कैश बेस्ड इकोनॉमी है। सरकार क्या बोल रही है, क्यों ना हम इन लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो एक बार अगर आप फॉर्मल बैंकिंग की हैबिट डलवा दोगे तो इट विल बी रिलेटिवली ईजियर फॉर देम टू ट्रांजैक्ट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये मुद्रा है वो माइक्रो फाइनेंसिंग के कंटेक्स्ट में है, माइक्रो लोन्स के कंटेक्स्ट में। ठीक है। अब इसमें 3 कैटेगरी के लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु का मतलब है 50,000 रुपए तक का लोन, किशोर का मतलब है 50,000 से 5 लाख, और तरुण का मतलब है 10 लाख। अब लास्ट बजट के टाइम पे एक और कैटेगरी इंट्रोड्यूस की थी, जिन लोगों ने लोन लिया और वो लोन टाइमली वापस कर दिया, उस कैटेगरी के लोगों के लिए एक स्पेसिफिक एलिमेंट ऐड किया गया था, तरुण प्लस। ये लोगों को लोन मिल सकता है कितना, 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ठीक है। ये पूरा स्कीम है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। सब कुछ स्कीम के नाम में ही है, जीवन ज्योति मतलब लाइफ, बीमा मतलब इंश्योरेंस। तो ये न्यूज में क्यों थी, 10 साल इसने पूरे किए हैं, लाइफ इंश्योरेंस के लिए स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और इसमें लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलता है। ओके, ये तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो स्कीम है वो खत्म हुई। अब एक यहाँ पे एक छोटी सी जो ध्यान रख लेना, पेंशन सेक्टर के लिए PFRDA रेगुलेटर है, इंश्योरेंस के लिए IRDAI रेगुलेटर है, स्टॉक मार्केट के लिए SEBI रेगुलेटर है, और बैंकिंग के लिए RBI रेगुलेटर है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। ठीक है। तो एक बेसिक चीज ध्यान में रख लेना। और इन रेगुलेटरी बॉडीज के हेड हैं वो FSDC में मेंबर होते हैं। FSDC क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है विच इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं FSDC के अलावा एक और काउंसिल है जो यूजुअली न्यूज में रहती है, दैट इज GST काउंसिल। किस टाइप की बॉडी है, दैट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और उसमें पार्टिसिपेशन किसका होता है, स्टेट्स का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, और यूटीज विद LA का भी उसमें पार्टिसिपेशन होता है, ये ध्यान रख लेना। ओके। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब इसमें एक स्कीम है किसान संपदा योजना, दैट इज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग। इसमें और ऐसा कुछ
है नहीं जो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो ध्यान में रख लेना। ऑपरेशन ग्रीन, ऑपरेशन ग्रीन है यूजुअली स्टार्ट किया था फ्रॉम टीओपी। टीओपी क्या है? टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। बाद में इसको एक्सपेंड कर दिया टू एंश्योर द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो इस स्कीम के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू फ्रॉम टॉप टू टोटल। टॉप का मतलब क्या था? टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हमारा सप्लाई चेन है उसमें स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है नहीं, और ये आइटम हर घर में यूज होते हैं। तो आप नोटिस करोगे इन 3 के में से हर बार किसी ना किसी एक का प्राइस है वो स्काई रॉकेट करता रहता है। तो उसी के लिए ये स्कीम है, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए ये एक स्कीम है जो सरकार ने अनाउंस की थी। उसके बाद जो फूड प्रोसेसिंग है उसके कंटेक्स्ट में मेगा फूड पार्क्स की बात की गई थी। अब ये फूड पार्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है? पार्क का कॉन्सेप्ट क्या है? उस सेक्टर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट होंगे ना वो एक जगह पे हैं। इसी को हम हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं कि कंबाइंड एंटिटीज हैं वो एक साथ हैं। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब इसके कंटेक्स्ट में एक आभा आईडी है वो ध्यान में रख लेना। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी है ना। एक स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में अपार आईडी होता है, अपार आईडी। ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी होता है। आभा आईडी है वो हेल्थ आईडी है। ठीक है। अब इसमें एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कोविड के टाइम पे ये जो स्कीम स्टार्ट की गई थी इसमें आपको बेसिकली प्राइवेट डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उसको भी ये बेनिफिट देना है। पहले प्राइवेट डॉक्टर्स को इसमें ये बेनिफिट नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट में ये कहा है। अब कहने का मतलब क्या है कि सरकार है उनको भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। किस टाइप की स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और यहाँ पे हम बात करते हैं कवरेज अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपए पर हेल्थ केयर वर्कर। और इसमें आपको अपनी जेब से, आप इन द सेंस हेल्थ प्रोफेशनल, उनको अपनी जेब से नहीं देना है। पूरा खर्चा कौन पे करेगा? 100% लाइबिलिटी किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है। और आशा वर्कर्स हैं और प्राइवेट जो स्टाफ है वो भी इसमें कवर है। ठीक है। और इसमें एज लिमिट और रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लॉजिकली सोच के देखो, क्योंकि हमने कोविड के टाइम पे ये स्कीम इसलिए अनाउंस की थी कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो उस टाइम पे मतलब ऑलरेडी एक लीड रोल प्ले कर रहे थे। उस टाइम पे हम उनको क्या बोलेंगे कि अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए हो तो पहले आप एनरोलमेंट करवाओ, आईडी दिखाओ, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए बेसिकली सरकार का इंटेंशन ये था कि हम सब लोगों को कवर करेंगे जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। ठीक है। लेकिन उसमें प्राइवेट जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो कवर्ड नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में ऑफ कोर्स दे विल बी कवर्ड। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब ये मैटरनिटी से रिलेटेड है, तो सेफ मदरहुड उससे रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखेंगे एक छोटी सी चीज़ है कि हमें जो हर एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बेसिकली उसका रेगुलर चेकअप करना है टू मेक श्योर कि कोई उसमें केयर में कमी ना रहे। ठीक है। तो इसके लिए रोल किसका होगा? रोल होगा आशा वर्कर्स का। हम इंश्योर करेंगे कि उनको प्रॉपर आईएफए है वो दिया जाए। देखो आईएफए क्यों दिया जाएगा? क्योंकि रफली 50% जो फीमेल है हमारी कंट्री में दे आर एनीमिक। एनीमिया इतना प्रिवलेंट है कि 50% से ज्यादा फीमेल है, दे आर एनीमिक। मतलब हर 2 में से एक फीमेल है दैट इज एनीमिक। तो सरकार है उसके थ्रू, आईएफए के थ्रू आयरन और फोलिक एसिड है उसको सप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उसको टैग कर रही है। टैग करने का मतलब क्या है? उसका रेगुलर मॉनिटरिंग हो उसके लिए। ठीक है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो इसमें पहला जो कंपोनेंट है दैट इज टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार इन इंडिया। सरकार ने ईवी इनिशिएटिव अनाउंस कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या है कि ईवी के लिए अभी भी हम चाइना पे डिपेंडेंट हैं। बैटरीज हैं वो चाइना से हम इंपोर्ट करवाते हैं। सरकार बोल रही है कि ऐसे तो हमारा जो पहले पेट्रोल का डिपेंडेंसी था अब ईवी का डिपेंडेंसी हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार बोल रही है लेट्स डू वन थिंग, हम बाहर की कंपनीज को इंसेंटिवाइज करते हैं कि वो अपना प्लांट इंडिया में लगाएं। अगर वो इंडिया में लगाते हैं हम उनको इंसेंटिव देंगे, और इसी वजह से वो इंडिया में प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, वैल्यू एडिशन करना स्टार्ट करेंगे, और इसी तरीके से हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाएगा। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान में रखेंगे कि सरकार ने इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। इनिशियली कार है उसका इंपोर्ट अलाउ कर दिया है। क्यों अलाउ किया है? ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम उनसे अपना कार बनाने का जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट कर सके। ठीक है। तो यहाँ पे इस स्कीम में 2-3 चीजें हैं वो ध्यान से समझेंगे। पहला तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है कि कम से कम 4,150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स मिनिमम 25% वैल्यू एडिशन इंडिया में होना चाहिए, और 5 साल में मिनिमम 50% वैल्यू एडिशन है वो इंडिया में होना चाहिए। कहने का मतलब आज आप कार मंगवा सकते हो, बाहर से मंगवा सकते हो, डायरेक्टली लाके बेच सकते हो, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इसमें इंडियन वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। कहने का मतलब इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा इन ए वेरी सिंप्लीफाइड सेंस। हाँ,
हाँ, तो इनिशियली है द एलिजिबल एप्लीकेंट्स आर अलाउड टू इंपोर्ट कंप्लीटली बिल्ट इन यूनिट। कंप्लीटली बिल्ट इन यूनिट का मतलब क्या है, पूरी कार है वो इंपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वाला कंपोनेंट है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया है। कस्टम ड्यूटी हटा दिया कसेंस से कम कर दिया, हटा नहीं दिया है, उसको रिड्यूस कर दिया है। देखो हमारी कंट्री में एक छोटी सी चीज देखो, यूएस बार बार एक चीज को हाईलाइट करता है कि इंडिया में कस्टम ड्यूटी है दैट इज क्वाइट हाई। इसका मतलब क्या है, हम बाहर से कार इंपोर्ट करते हैं, कई बार कस्टम ड्यूटी 100% है। मतलब अगर आप 40 लाख की कार इंपोर्ट कर रहे हैं तो 40 लाख आपका कस्टम ड्यूटी हो गया, तो यहाँ के कस्टमर के लिए वो कार है 80 लाख की पड़ गई। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब सरकार बोल रही है ठीक है आप मंगाओ बाहर से, हम उस कस्टम ड्यूटी को कम करेंगे। क्यों सरकार कम कर रही है, सरकार बोल रही है अब बाहर से मंगा के प्लांट सेटअप करो, अगले 3 साल में इसमें डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करो, 25% तो कम से कम इंडिया में उसका वैल्यू एडिशन करो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको 50 करो। तो गोल क्या है कि हम बाहर से इंपोर्ट डिपेंडेंसी उसको कम करें, ये ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का। नेक्स्ट है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट इन ए वेरी सिंपल सेंस। थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, टेक्निकली मतलब उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना है इन रेयर अर्थ मैग्नेट्स के ऊपर। तो हम क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि यहीं पे डोमेस्टिकली उसको मैन्युफैक्चर करना है, उसके लिए सरकार इंसेंटिव दे रही है और इसी के लिए ये पूरा स्कीम है। सिंटरिंग का मतलब क्या है, उनको हाई टेम्परेचर पे प्रोसेसिंग करना, ठीक है, दैट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिंटरिंग। नेक्स्ट है पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है, ई ड्राइव किसके रिलेटेड था, ईवी से रिलेटेड है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और बेसिकली हम मोबिलिटी के लिए ये पूरा स्कीम अनाउंस कर चुके हैं। इससे पहले एक स्कीम था फेम। फेम क्या था, फास्टर अडॉप्शन ऑफ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो टेक्निकली ये उसका ही कंटिन्यूएशन है, उसको सब्ज्यूम करेगा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में हम क्या कर रहे हैं, 100% फंडिंग फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कॉस्ट। देखो ईवी के केस में 2 मेजर प्रॉब्लम है, एक्चुअली 3 मेजर प्रॉब्लम है अगर आप थोड़ा सा डिटेल में समझो। इलेक्ट्रिक व्हीकल हम बनाएंगे, बैटरी के लिए लिथियम चाहिए, हमारे पास नहीं है वो लिथियम, हम इंपोर्ट करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है काबिल करके, तो बेसिकली वो अलग अलग कंट्रीज के साथ टाई अप करती है टू एंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ लिथियम। एबीसी है अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, इसको हम लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। तो हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारा बैटरी का हो गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है ईवी के साथ में, दूसरा प्रॉब्लम है उसका डेप्रीशिएशन रेट बहुत ज्यादा है। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या है, कार आपने नई ली, उसके बाद में जब आप उस कार को बेचना चाहोगे तो कितने में बिकेगी। कुछ कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे इसका डेप्रीशिएशन रेट 25% है। मतलब आपने नई कार ली, 4 साल के बाद में उसको कोई मतलब लाख रुपए भी नहीं देगा। ओवर सिंप्लीफाइड सेंस में मैं आपको बता रहा हूँ। अब इससे हो क्या रहा है, एज ए कंज्यूमर आप प्रेफर नहीं करोगे उसको। क्यों प्रेफर नहीं करोगे, क्योंकि आपको उसका रीसेल वैल्यू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा कि रूरल एरियाज में मारुति की कार्स हैं, दे आर क्वाइट पॉपुलर। मारुति सुजुकी की कार है, दे आर क्वाइट पॉपुलर बिकॉज दे हैव ए गुड रीसेल वैल्यू। सेकंड मेजर कंपोनेंट। थर्ड है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चार्जिंग नहीं होगा तो आप लंबी ड्राइव पे कभी भी ईवी नहीं लेके जा सकते, बिकॉज यू डोंट नो कहाँ पे चार्जिंग खत्म हो जाएगा और रास्ते में चार्जिंग का कुछ पोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी सब के चलते पूरा जो ईवी अडोप्शन है वो बहुत स्लो हो गया है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो मेट्रो सिटीज हैं उनकी बिल्डिंग तक में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब जो फॉर एग्जांपल दिल्ली गुड़गांव की जो सोसाइटीज हैं वहां पर भी ऐसा नहीं है कि हर सोसाइटी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इजीली मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स अडोप्शन है दैट इज क्वाइट स्लो। अब सरकार क्या बोल रही है कि चलो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम आपको इंसेंटिव देते हैं, बनाओ तो सही, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसमें पहला जो स्कीम है दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब क्या है कि अर्बन एरियाज है वहां पे 2 मेजर चीजों पे हम फोकस कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेंगे और इंश्योर करेंगे कि एक रेगुलर वाटर सप्लाई हो, ठीक है। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम। क्यों न्यूज में था, 10 साल पूरे में, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वाटर सप्लाई है, उसको इंश्योर करना है। यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर है, उस पर हम फोकस करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है, रिसाइकिल करके रीयूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक स्कीम है, लोन देने की स्कीम है और इसको हम बोलते हैं पीएम स्वनिधि स्कीम। एग्जामिनर अगर आपको ट्रैप करेगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू ट्रैप करेगा। प्लीज रिमेंबर ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम है। स्ट्रीट वेंडर्स कहां पे मिलेंगे, अर्बन एरिया में। अर्बन एरिया के लिए जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। कोलेट्रल फ्री लोन देने की बात है, ये कोविड के टाइम पे अनाउंस किया गया था और जो टाइमली पे कर देंगे उसको इंसेंटिव भी है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन,
अर्बन कंपोनेंट, देखो SBM है स्वच्छ भारत मिशन, उसके दो कंपोनेंट है, एक है रूरल कंपोनेंट और एक है अर्बन कंपोनेंट, है ना। रूरल कंपोनेंट है वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हुआ करती थी, बाद में वो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके अंडर में सबज्यूम कर लिया। अर्बन कंपोनेंट है दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। अब अगेन ये भी स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका ऑब्जेक्टिव था कि 2026 तक हम अपनी सिटीज को गार्बेज फ्री बनाएंगे। ओके, इसमें एक और कंपोनेंट है डंप साइट रीमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, हम सब अगर किसी भी सिटी में जाते हैं तो हम सब एटलीस्ट एक ऐसा एरिया देखते हैं जहां पे लोग कचरा फेंक देते हैं और सालों से फेंकते आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लीगेसी वेस्ट, सालों से वो कचरा वहां पे हो रहा है। ऐसे साइट को रिक्लेम करना, इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव था लक्ष्य 0 वेस्ट करके कुछ, तो ये उसी कंपोनेंट की बात कर रहा है कि हम जो डंप साइट है उसको रिकवर करेंगे और ताकि हम उनको रीयूज कर सकें। इसके अलावा एक और अर्बन मिनिस्ट्री का ही एक और स्कीम है स्मार्ट सिटीज मिशन, जिसमें हम 100 स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव था कि हम 31 मार्च तक वो स्मार्ट सिटीज बना लेंगे, हालांकि वो टाइम खत्म हो चुका है। ये भी एक स्पॉन्सर्ड स्कीम था। हाँ, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो इसके सेंस में दो चीज समझेंगे, ये ELI स्कीम है। ELI का मतलब क्या है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। इंसेंटिव मिलेंगे, किसको मिलेंगे, एम्प्लॉयर को भी मिलेंगे और एम्प्लॉई को भी मिलेंगे, तो दोनों टाइप के इंसेंटिव की बात है। पहली बात तो ELI है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है 3.5 करोड़ जॉब्स हैं उसको प्रमोट करना, जॉब क्रिएशन को। तो हम इसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रहे हैं, हम इन द सेंस गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दे रही है, और दूसरा एम्प्लॉयर्स को भी इंसेंटिव इसमें मिल रहा है, ठीक है। और किस टाइप के एम्प्लॉयज इसमें कवर होंगे, जो एम्प्लॉयज जिनका सैलरी 1 लाख से कम होगा उस टाइप के एम्प्लॉयज को कवर किया गया है। इसके पीछे इंसेंटिव के पीछे इंटेंशन क्या है कि ऐसे एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना जहां पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट का मतलब क्या, देखो सरकार बोल रही है कि आप किसी पर्सन को हायर करो, उनको अच्छे से सैलरी दो, उनका हेल्थ केयर और वो सब का ध्यान रखो। अगर आप ऐसा करते हो तो हम उस एम्प्लॉय का भी कुछ सैलरी दे देंगे, आपको भी कुछ इंसेंटिव दे देंगे। अब क्योंकि वो एम्प्लॉय रिकॉर्ड में आ चुका, तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयर है वो उसके हेल्थ इंश्योरेंस और वो बाकी सब बेनिफिट की देखभाल करेगा। दैट इज द इंटेंशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। श्रम योगी मतलब इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उसके लिए हम पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं। दो चीजें, सेंट्रल सेक्टर है, वॉलंटरी है मतलब आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूटरी है। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब क्या, आपको पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, कितना, 50-50% बेसिस पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 50% आप दोगे, 50% सरकार देगी। और LIC इसका फंड मैनेजर है, ठीक है। ये 3-4 चीजें ध्यान में रख लेना। LIC के कंटेक्स्ट में एक और चीज ध्यान रख लेना कि FDI रूल्स हैं उनको मॉडिफाई किया है, LIC में अप टू 20% FDI अलाउड है, अदरवाइज इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI अलाउड है। LIC के लिए रूल अलग है क्योंकि LIC के लिए एक्ट अलग है 1956 का, ठीक है। इसीलिए LIC के रूल्स हैं वो जनरल बाकी का इंश्योरेंस सेक्टर है उससे अलग है। तो अगर स्टेटमेंट हो कि इंश्योरेंस सेक्टर basically in insurance sector government has allowed 100% FDI including LIC, so that will be incorrect statement, ठीक है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कितना, पेंशन की बात कर रहे हैं हम, 3,000 रुपए की पेंशन की कब मिलना स्टार्ट होगा, 60 साल के बाद में मिलना स्टार्ट होगा। अगर वो पर्सन एक्सपायर हो गए तो उनकी फैमिली को यानी कि उनकी स्पाउस मतलब पार्टनर को 50% पेंशन मिलेगा। नेक्स्ट है MSME मिनिस्ट्री की स्कीम है, एस्पायर स्कीम है, फुल फॉर्म मत याद रख लेना, सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ये MSME मिनिस्ट्री का एक स्कीम है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग से रिलेटेड वही क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड जो स्कीम है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। दो टाइप के मिनरल्स होते हैं जो बार बार न्यूज में रहते हैं। एक है REE क्या है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये रेयर नहीं है बट इनका एक्सट्रैक्शन रेयर है, मतलब बहुत सारा टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको पैसा चाहिए एंड सो ऑन। दूसरा है क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब आपकी इकोनॉमी के लिए क्या जरूरी है, क्या आपके पास वो है, अगर उसका सप्लाई मतलब आप किसी और पे डिपेंडेंट हो तो वो आपके लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ये हर एक कंट्री के लिए अलग होंगे। हमारी कंट्री बहुत सारे मिनरल्स के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, खास करके चाइना इसमें एक ग्लोबल लीडर है। अगर मैं बात करूं इंडिया के पास रिजर्व की, तो हमारे पास लगभग 8% रिजर्व है इन मिनरल्स के। बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास उतना टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट नहीं है, उतना टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज नहीं है, इसीलिए हमारा प्रोडक्शन है, ग्लोबल प्रोडक्शन है, दैट इज ओनली 1%। दुनिया का 8% हमारे पास रिजर्व है, बट दुनिया का सिर्फ 1% हम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी के लिए सरकार ने क्या कहा कि चलो एक इंसेंटिव स्कीम अनाउंस करते हैं जहां पे हम फोकस करेंगे रिसाइकलिंग पे। एक स्कीम तो है रिसाइकलिंग से रिलेटेड कि जो फॉर एग्जाम्पल आपने EV व्हीकल लिया था, उसको फेंक दिया, बैटरी है, बैटरी में
लिथियम है उसको रिसाइकिल करना है, थोड़ा सिंप्लीफाइड सेंस में। एक तो ये स्कीम है। दूसरा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसमें हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात करते हैं, हम दूसरी कंट्रीज के साथ टाई अप की बात करते हैं, दूसरी कंट्रीज में हमारे प्रोजेक्ट की बात करते हैं। और इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है काबिल, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। काबिल क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इन ए वेरी सिंपल सेंस ये ऑर्गेनाइजेशन दूसरी कंट्रीज के साथ टाई अप करेगी टू मेक श्योर कि हमारा जो सप्लाई है मिनरल्स का वो रेगुलर हो। ठीक है, तो उसके लिए ये एक इनिशिएटिव है। उसके बाद प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसको एक सिंपल सेंस में बताऊं तो पहले तो एक चीज ध्यान रख लो, एमएमडीआर एक्ट है, मिनरल्स है उनकी रेगुलेशन के लिए एक एक्ट है, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957। इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। एक चीज ध्यान रख लेना, इस पे आई थिंक 2 या 3 बार यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। पहली बात, जो माइनर मिनरल्स होते हैं उसके लिए रूल्स बनाता है स्टेट गवर्नमेंट, मेजर मिनरल्स के लिए रूल्स बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला चेंज। दूसरा, रिसेंटली लाइमस्टोन है उसको माइनर, कुछ कुछ कैटेगरीज में वो माइनर था, उसको अब हर एक कैटेगरी में मेजर मिनरल डिक्लेयर कर दिया गया है। तीसरा, इसी के अंडर में एक स्कीम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, नाम से ही सब कुछ है, खनिज क्षेत्र है उसके वेलफेयर के लिए। लॉजिक क्या है? मिनरल्स हमने कहीं से एक्सप्लोर कर लिए, लेकिन वहां के लोकल लोगों का क्या? उनकी लाइफ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ, वो रिसोर्सेज हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए और वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तो सरकार क्या बोल रही है, क्यों ना हम एक काम करें, जहां से हम मिनरल एक्सप्लोर कर रहे हैं वहां के लिए एक फंड बनाते हैं। उस फंड में पैसा कहां से आएगा? जो कंपनी माइनिंग कर रही है वो रॉयल्टी पे करेगी, एक परसेंटेज अमाउंट इस फंड में जाएगा। इस फंड को यूज कैसे करेंगे? इस फंड को यूज करेंगे वहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, हॉस्पिटल बनाओ, रोड बनाओ, स्कूल बनाओ, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी बनाओ, ये पूरा प्रोविजन है अंडर दिस स्कीम। तो इसमें एक तो डीएमएफ है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, और इसमें हाई प्रायोरिटी एरियाज में 70% तक का फंड है वो यूज किया जाना चाहिए। मतलब अगर डीएमएफ में 100 रुपए आए हैं तो 70 रुपए वहां के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एमएनआरई, इसके अंडर में एक स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो एक सिंपल सा स्कीम है सोलर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए। बस इसमें इतना ही ध्यान रख लेना, डिटेल से ज्यादा कुछ ऐसा खास है नहीं जो आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, हाँ इसमें एक और चीज ध्यान रख लेना, अप टू 300 यूनिट पर मंथ 1 करोड़ हाउस होल्ड को हम प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं, और इसके लिए सरकार है सोलर पैनल्स हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा एक स्कीम है ये पीएम सूरज, और ये ट्रैप है, मैं जानबूझ के लिखा हूं इसमें, ये ट्रैप है। ट्रैप का मतलब सूरज है, जैसे ही एग्जाम में आपको सूरज दिखेगा आपका माइंड बोलेगा ये सोलर सेक्टर से रिलेटेड है, इसका सोलर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्कीम है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की। तो प्लीज रिमेंबर, पहली बात तो मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इस स्कीम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म से आपको मतलब समझ में आ जाएगा, प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार अधिकृत जन कल्याण स्कीम है। मतलब एक जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करने की स्कीम है। प्लीज रिमेंबर, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आएगी, ये इसका सोलर से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ध्यान में रख लेना, मेरा ये ऑब्जेक्टिव था इसमें। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो इसका एक जाना माना स्कीम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी कार्ड है हम लोगों को देते हैं बाई क्रिएटिंग ए सर्वे यूजिंग ड्रोन्स। मतलब एक सिंपल सेंस में ड्रोन्स की मदद से हम मैप बना के प्रॉपर्टी कार्ड है वो इश्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब पंचायती राज के कंटेक्स्ट में 24 अप्रैल है उसको पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। 73rd जो अमेंडमेंट है वो 24 अप्रैल को लागू हुआ था। क्वेश्चन ये है कि 74th अमेंडमेंट है वो किस डेट को लागू हुआ था? अगेन ये वाला क्वेश्चन है, पहले फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे पूछा जा चुका है, सो ट्राई टू आंसर दैट। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें एक उज्ज्वला स्कीम है। उज्ज्वला स्कीम है वो एलपीजी कनेक्शन से रिलेटेड है। देखो दो स्कीम है, एक उज्ज्वला स्कीम है वो एलपीजी से रिलेटेड है, एक उजाला स्कीम है वो एलईडी बल्ब से रिलेटेड है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ये उज्ज्वला है वो उजाला है, लाइट वाला उजाला। तो उजाला स्कीम है दैट इज रिलेटेड टू दिस एलईडी लाइट। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए असिस्टेंस देने के लिए। यहाँ पे दो मेजर स्कीम है। पहला तो इस सेक्टर के लिए हमारा टारगेट क्या है कि हमें शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, और हमारा कैपेसिटी 2047 तक 4.5 मिलियन ग्रोस टनेज का होना चाहिए। देखो अभी शिप बिल्डिंग के मामले में हम बहुत पीछे हैं। जो मेजोरिटी ऑफ द शिप बिल्डिंग का इंडस्ट्री है दैट इज हैविली कॉन्सेंट्रेटेड इन चाइना, साउथ कोरिया, इस तरीके की कंट्रीज में हैविली कॉन्सेंट्रेटेड है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आप कोई नया ग्रीन वेसल बना रहे हो, ग्रीन का मतलब है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, तो सरकार उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रही है 25%, और
इसका इंसेंटिव के लिए होना क्या जरूरी है, डोमेस्टिक कंटेंट है लगभग 30% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरा कंपोनेंट है वो आप बाहर से मंगवाओगे, मिनिमम 30% है वो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन होना चाहिए। उसके बाद एक ये वाला कंपोनेंट अच्छे से समझेंगे, शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट। आप एक जहाज के मालिक हो, आपका जहाज पुराना हो चुका है, आप उसको ब्रेकिंग के लिए देके आ रहे हो, अब आपको चाहिए नया शिप। तो सरकार क्या बोल रही है, जब आप उसको ब्रेकिंग के लिए देके आओगे आपको एक क्रेडिट नोट मिलेगा। थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ, मान लेते हैं आपको कुछ पैसा मिलेगा, वो पैसा आप यूज कर सकते हो टू बाई न्यू शिप। तो अब आपके पास में एक इंसेंटिव है कि जो पुराने वाली है उसको छोड़ के उसको स्क्रैप में देके नया शिप खरीदने का। ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव है। क्रेडिट नोट वर्थ कितना परसेंट, 40% ऑफ द स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट सागरमाला स्कीम। सागरमाला स्कीम है, एक लाइन में अगर मैं बात करूं तो इट टॉक्स अबाउट पोर्ट लेड डेवलपमेंट। पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मतलब है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर बनाना है। एक इसी कंटेक्स्ट में एक और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव नहीं है, एक्चुअली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि हमारा कोस्ट लाइन है उसका लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है, 110898 किलोमीटर है ना, वो हमारा कोस्ट लाइन है 11,098, क्योंकि अब हमने अपना टेक्नोलॉजी है वो अपडेट किया है तो उसकी वजह से हमारा कोस्ट लाइन इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब उसमें सबसे लंबा कोस्ट लाइन किसका है, तो रिवाइज्ड में सबसे लंबा कोस्ट लाइन है अंडमान और निकोबार का। अगर स्टेट वाइज पूछे तो गुजरात है, फिर तमिलनाडु है और फिर आंध्र प्रदेश है। अगर सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछे तो सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में, लगभग 4 गुना उसमें इंक्रीमेंट हुआ, 357%, तो 3.5%, 3.5 टाइम्स। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक स्कीम है, इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रख लेना, अदिति। ओके, अदिति स्कीम को अगर सिंपल सेंस में बताऊं, छोटी कंपनीज हैं, एमएसएमई है, एमएसएमई के पास में पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। सरकार क्या बोल रही है, आप अपना टेक्नोलॉजी अपडेट करो ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हो, हम इसके लिए आपको इंसेंटिव देंगे। और उस स्कीम का नाम क्या है, अदिति स्कीम। असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट, कुछ और उसमें ज्यादा ध्यान में रख लेना, ध्यान में नहीं रखना है। ये स्कीम इंप्लीमेंट कौन करता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एक 4 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग जो आपने देखा होगा, जो हमारे बिजली के आइटम्स होते हैं उस पर, दैट इज इम्प्लीमेंटेड बाय BEE। और इस पे आई थिंक 16, 17, 18 में से एक क्वेश्चन आ चुका है, 2016 में आया था या 17 में आया था, प्लीज उसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का एक स्कीम। तो यहाँ पे पहला जो स्कीम है दैट इज विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, यानी ग्रामीण स्कीम है, जो MD नरेगा का सक्सेसर है। पहला 2-3 डिफरेंस बता देता हूँ, पहले वाले में 100 दिन थे, इसमें 125 दिन है। इसमें 60 दिन का एक स्पेसिफिक लीव ड्यूरेशन का पीरियड है, जब खेती होगी तब उस टाइम पे ये स्कीम है वो एक्टिव नहीं रहेगी, पोज कर दी जाएगी। ठीक है, इसमें मतलब स्टेट्स का भी फाइनेंशियल रोल होगा, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा बहुत सारे स्टेट्स ने इसको अपोज किया था। अब आते हैं इस पे, किस टाइप का स्कीम है, स्पॉन्सर्ड है, 125 दिन के लिए है और 4 सेक्टर हैं। इसमें एक चीज ध्यान रख लेना, इसमें डेफिनेट सेक्टर पहले से बताए हैं, कौन कौन से, वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड और क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक है, और इसमें टेम्परेरी पोज हो सकता है कितने दिन का, 60 डेज का। और इसमें टाइमली पेमेंट की बात है, कब, वीकली और मैक्सिमम विद इन 15 डेज, और अगर डिले हुआ तो कंपनसेशन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाम से ही पता चल रहा है रोड सेक्टर के लिए है। किस टाइप की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हाँ, नेक्स्ट है नक्शा स्कीम। नक्शा क्या है, नेशनल जियो स्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। तो एक थोड़ा सिंपल करके बताऊं तो स्वामित्व स्कीम हमने पढ़ा था, दैट वाज मेजरली फॉर रूरल एरियाज। ये वाला जो स्कीम है मैपिंग के लिए है, ये अर्बन एरियाज के लिए है। नक्शा का मतलब ही मैप हो गया, तो जस्ट उसको अर्बन एरिया से कनेक्ट करके हम देखेंगे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट है किसके अंडर में, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का एक स्कीम। अब देखो PM सूरज है, हम थोड़ी देर पहले कवर करके आए हैं, वो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का स्कीम था, उसका सोलर से कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे एक स्कीम है नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम किसके लिए है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके रिहेबिलिटेशन के लिए एक स्कीम है। इसमें हमने जो वेस्ट पिकर्स हैं उसको भी इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर इसकी बात करूँ तो इसमें एक RDI स्कीम है। RDI क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इसमें सरकार क्या बोल रही है कि रिसर्च के लिए हम आपको इंसेंटिव देंगे। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमारा मेजरली जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है, रफली 0.6% ऑफ GDP। उसमें से भी मेजर जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक सेक्टर से है। यूजुअली जो कंट्रीज हैं जैसे फॉर एग्जांपल US है, साउथ कोरिया है, यहाँ पे मेजर इन्वेस्टमेंट आता है प्राइवेट सेक्टर से। तो सरकार इसी चीज को प्रमोट करना चाह रही है कि भाई आप लोग भी इन्वेस्ट करो, हम आपको शुरुआत में सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए जो एडवांस्ड रिसर्च है उसके लिए ये एक इनिशिएटिव है। कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव नहीं फंड है। ठीक है, अब इसमें RD लेवल 4 है,
उससे ज्यादा के लिए ये इंसेंटिव है। इसको थोड़ा सा समझेंगे। टीआरडी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल है, कहने का मतलब आई थिंक 8 या 9 बैंड होते हैं, ये नासा का एक कैटेगराइजेशन है। लेवल 4 से ज्यादा का मतलब क्या है कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। लेवल 1 2 3 का मतलब है बेसिक वाली रिसर्च है। बेसिक वाली रिसर्च के लिए पैसे नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि आप एडवांस रिसर्च करो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, हम इन द सेंस गवर्नमेंट ये बोल रही है। तो ये ध्यान में रख लेना कि टीआरडी लेवल 4 है। नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए मिनिस्ट्री का एक स्कीम है एमएसडीई, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर है रिस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम। अब स्किल इंडिया है, उसमें 3 मेजर कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग देता है, मतलब आपको 6 महीने का सर्टिफिकेशन करना है, नए नए टेक्नोलॉजीज हो उसके ऊपर सर्टिफिकेशन, उसके लिए स्किल। सेकंड है जन शिक्षण संस्थान स्कीम। ये कम्युनिटी जन शिक्षण संस्थान का मतलब कम्युनिटी सेंट्रिक स्कीम है। जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनको कैसे हम जो स्किल है वो प्रोवाइड करें, जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको कैसे हम ट्रेनिंग दें, किस टाइप का ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग। उसके बाद एक और स्कीम है अप्रेंटिसशिप। मतलब यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज को बोल रहे हैं कि भाई हमने इन लोगों को स्किल दे दी है, आप इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग दे दो ताकि ये लोग इंडस्ट्री रेडी हो जाएं। ये तीनों कंपोनेंट है, ये स्किल इंडिया के कंपोनेंट है। नेक्स्ट है पीएम सेतु। पीएम सेतु को अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करूं तो हमारे जो आईटीआई है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनको अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो पुराने टाइम वाली चीजें सिखा रहे हैं, जबकि इंडस्ट्री में वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सरकार क्या बोल रही है, क्यों ना हम इस पूरे सिस्टम को अपडेट करें और मॉडर्न जो स्किल्स हैं वो आईटीआई में सिखाएं। उसी के लिए सेतु स्कीम है, नेशनल स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ आईटीआई। आईटीआई क्या है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें एडीबी और वर्ल्ड बैंक है वो मेजर पार्टनर है, 1000 ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, और इसको एक एसपीवी के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। उस एसपीवी में, एसपीवी क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक सिंपल सेंस में एक सेटअप बनाया जाता है किसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब इस एसपीवी में ये ध्यान रखेंगे कि जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो 51% होल्ड करते हैं ओनरशिप। इसका मतलब क्या है समझो, हम इन आईटीआई का करिकुलम डिसाइड करेंगे, हम सब कुछ डिसाइड करेंगे, बट अगर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री के लोगों को बोल रहे हैं आप सब कुछ डिसाइड करो ना कि आपको किस टाइप का वर्कफोर्स चाहिए। उसके लिए हमने उसको, इंडस्ट्री के लोगों को हमें बेसिकली मेजोरिटी देनी पड़ेगी, तभी तो वो डिसीजन मेकिंग की पोजीशन में आएंगे। तो उसी के कंटेक्स्ट में ये एसपीवी में इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन है वो 51% है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। अब यहाँ पे एक पीएलआई स्कीम है, किस टाइप की स्टील के लिए, स्पेशलिटी स्टील। पहले हम उस पर इंपोर्ट डिपेंडेंट थे, तो सरकार क्या बोल रही है, स्पेशलिटी स्टील मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज के लिए हम उनको यूज करते हैं। पहले हम इंपोर्ट करवा रहे थे, अभी भी इंपोर्ट करवाते हैं, बट सरकार बोल रही है क्यों ना हम इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें ताकि इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो जाए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो एक सिंपल सेंस में जो सीपीआई डेटा होता है, फॉर एग्जांपल सीपीआई रूरल है, सीपीआई अर्बन है और सीपीआई कंबाइंड है, ये तो बेसिकली अलग मिनिस्ट्री है, उसके थ्रू रिलीज होता है। एक डेटा है रिलेटेड टू सीपीआई एएल आरएल आईडब्ल्यू। एएल आरएल आईडब्ल्यू क्या है, एएल का मतलब है एग्रीकल्चर लेबर, आरएल का मतलब है रूरल लेबर, आईडब्ल्यू का मतलब इंडस्ट्रियल वर्कर, ये लेबर ब्यूरो रिलीज करता है। लेकिन जो डेटा जीडीपी से रिलेटेड है वो सारा डेटा है वो मोस्पाई रिलीज करती है। मोस्पाई क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसी के अंडर में एक एमपी लार्ज स्कीम है जिसमें एमपी है उनको 5 करोड़ रुपए का अमाउंट मिलता है। इसमें से जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं जिस स्टेट से नॉमिनेट हुए हैं वहाँ किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 5 करोड़ खर्च कर सकते हैं। अगर कोई इलेक्टेड है तो सीधी सी बात वो अपनी जगह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही खर्च करेगा। कुछ पैसा वो डिजास्टर के लिए खर्च किया जा सकता है दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और जो कम्प्लीटली नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये पैसा खर्च कर सकते हैं। और एटलीस्ट 15% फंड है वो शेड्यूल्ड कास्ट एरिया, और लगभग 7.5% एरिया है, 7.5% जो फंड है वो शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में खर्च किया जा सकता है। खर्च करना है, एक्चुअली खर्च किया नहीं जा सकता, खर्च करना है, मैंडेट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। अब टेक्सटाइल के कंटेक्स्ट में एक तो पीएम मित्रा स्कीम है, इसमें हम टेक्सटाइल पार्क की बात कर रहे हैं, 60 टेक्सटाइल पार्क की बात कर रहे हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में 2 चीज ध्यान रख लेना, 60 टेक्सटाइल पार्क है और एक 5F विजन है। ये 5F विजन का मतलब क्या है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। तो 5F ध्यान में रख लेना और 60 टेक्सटाइल पार्क है वो ध्यान में रख लेना। इसमें ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों की बात की है। ग्रीन फील्ड का मतलब नया प्रोजेक्ट है, ब्राउन फील्ड का मतलब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, दोनों के लिए इंसेंटिव मिलेगा। और नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, नाम से ही पता चल रहा है कि टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए सरकार है इंसेंटिव देगी। हाँ, ये जरूर ध्यान रख लेना
टेक्स, टेक्स का मतलब है टेक्सटाइल, रैम्प्स है उसका मतलब क्या है, रैम्प्स का मतलब क्या है कि रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम, मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में हम R&D को प्रमोट करने के लिए हम ये स्कीम अनाउंस कर चुके हैं। नेक्स्ट है मोटा, मोटा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो इसके लिए एक आदि कर्मयोगी अभियान है, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, ट्राइबल एरियाज में गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए हम वहाँ के लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्राइबल लीडरशिप है उसको प्रमोट करें, तो ग्रास रूट लीडर्स है उनको हम प्रमोट करने का इनिशिएटिव ले रहे हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म में बेसिकली एक स्वदेश दर्शन स्कीम है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो सर्किट बेस्ड टूरिज्म है, फॉर एग्जांपल रामायण सर्किट है, बुद्धिज्म सर्किट है, उनको प्रमोट कर रहे हैं। टूरिज्म से रिलेटेड एक और स्कीम है हरिद्य स्कीम, हरिद्य स्कीम का सेकेंड मैं लिख ही देता हूँ, ये हेरिटेज डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि जो हमारी हेरिटेज साइट है उनके डेवलपमेंट के लिए ये एक स्कीम है। हाँ, और कुछ मिसलिनियस स्कीम्स है। पहला है क्लीन प्लांट प्रोग्राम। अब देखो इसमें क्लीन प्लांट, प्लांट से हो सकता है आपके दिमाग में आए कि क्या पता हम पावर प्लांट की बात कर रहे हैं कुछ सच, हम हॉर्टिकल्चर प्लांट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, कि हम जो एक्सपोर्ट करेंगे फ्रूट्स हैं वो मतलब सर्टिफाइड हो, वायरस फ्री हो। अच्छा, हॉर्टिकल्चर के कंटेक्स्ट में एक और स्कीम है, ध्यान में रख लेना, चमन, दैट इज फॉर हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हाँ, उसके बाद अगर बात करूं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक स्कीम है। एक सिंपल सेंस में बताऊं, लेट्स से आप कुछ इंपोर्ट करना चाह रहे हो रॉ मटेरियल, आप उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करोगे और उसको फिर जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा उसको एक्सपोर्ट करोगे, तो इस पूरे प्रोसेस के लिए आप जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उससे अप्रूवल ले सकते हो, ताकि आपको इनिशियली ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। क्यों सरकार ये अनाउंस कर रही है, सो दैट आप एक्सपोर्ट जल्दी से कर सको, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ये एक स्कीम है, जहां पे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है वो ड्यूटी फ्री अलाउड है। इसका मतलब क्या है, आपको ड्यूटी यानी कि जो कस्टम ड्यूटी है वो नहीं देना। सरकार क्यों बेनिफिट दे रही है, क्योंकि सरकार बोल रही है आप इसको यूज नहीं करोगे, आप इसको यूज करोगे फॉर मेकिंग फाइनल प्रोडक्ट और फिर फाइनल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दोगे। नेक्स्ट है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। सिंपल सेंस में RODTP इस स्कीम को बोलते हैं। पहले MEIS करके एक स्कीम हुआ करता था, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट स्कीम। अब RODTP का मतलब क्या है, एक बेसिक एग्जांपल से, 100 रुपये का पेन है, सरकार इस पे 10 रुपये टैक्स ले रही है, मेरा पेन इंटरनेशनल मार्केट में 110 रुपये का हो गया है, सरकार बोल रही है कि ठीक है इसको थोड़ा सस्ता करवाते हैं। आपने जो 10 रुपये पे किए हैं, मतलब एज ए एक्सपोर्टर मैंने जो सरकार को 10 रुपये पे किए हैं, गवर्नमेंट वो 10 मेरे को वापस दे देगी। तो टेक्निकली अब मैं इस पेन को कितने में बेच सकता हूँ, 100 रुपये में। ये जो वापस देने वाला प्रोविजन है, दैट इज अंडर दिस स्कीम। द नेम ऑफ द स्कीम इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। रेमिशन का मतलब आपको माफी हो जाएगा, वो आपको वापस मिल जाएगा ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, और ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का एक स्कीम है। नेक्स्ट है वुमेनिया इनिशिएटिव, अगेन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है PM वाईफाई, नाम से ही पता चल रहा है कि वाईफाई नेटवर्क के लिए एक स्कीम है। PM वाणी इसका फुल फॉर्म है, ये एक्रोनिम है, वो ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है ज्ञान भारतम मिशन, ये कल्चर मिनिस्ट्री का एक स्कीम है, जहाँ पे हम जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट है उनको डिजिटाइज करने की बात कर रहे हैं। ये बजट में अनाउंस किया गया था, और 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट है उनको हमें डिजिटाइज करना है। नेक्स्ट है UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम है, UPS होगा, यूनिफाइड पेमेंट्स पेंशन स्कीम है, और पेंशन स्कीम है तो बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसके लिए एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम स्कीम, ये MHA का एक स्कीम है। थोड़ा सा कंटेक्स्ट देता हूँ, इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। जो हमारे बॉर्डर के पास वाले गांव हैं, क्योंकि वो दूर हैं, तो सरकार ने बेसिकली अब एक काम किया है। सरकार बोल रही है कि हमें बॉर्डर वाले एरियाज में डेवलपमेंट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा तो लोग वहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो कोई क्यों रहेगा वहाँ पे। अगर वो खाली हो जाएंगे तो होगा क्या कि हमारे एनिमीज के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्यों ना हम बॉर्डर एरियाज में पहले डेवलपमेंट इंश्योर करवाएं, है ना। चाइना इस तरीके की घोस्ट विलेज है वो सेटअप करता है। घोस्ट विलेज का मतलब जानबूझ के वो लोगों को बॉर्डर के पास सेटअप करवाते हैं, सो दैट दे कैन एक्ट एज ए इन्फॉर्मर, है ना। तो वो पूरा इनिशिएटिव है। ये MHA का एक इनिशिएटिव है, जिसका मेन फोकस है कि जो स्ट्रेटेजिक विलेजेस हैं वहाँ पे लाइवलीहुड और वहाँ पे लिविंग कंडीशन है उनको इंप्रूव किया जाए। नेक्स्ट है अमृत भारत स्टेशन इनिशिएटिव, रेलवे मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनको इंप्रूव करना, वहाँ पे फैसिलिटीज है इंप्रूव करना। एंड लास्ट जो स्कीम है दैट इज कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। एक सिंपल सेंस में मान लेते हैं कि आपको सिर्फ 10 यूनिट कार्बन एमिट करना अलाउड है, और आपने सिर्फ 8 किया, तो आप बाकी की 2 कार्बन यूनिट है वो बेच सकते हैं। खरीदेगा कौन, जिसने 10 से ज़्यादा एमिट कर दिया है। एंड विद दिस पूरा स्कीम्स का कंपोनेंट है वो हमने कवर कर लिया है। इसका PDF है वो आपको ऐप पे मिलेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आई एम श्योर अभी तक जितने भी कंपोनेंट है वो
कवर कर चुके हो आप। कोई भी बैकलॉग है तो उसको जल्दी से खत्म करो। अब कुछ नया नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।